रेगिस्तान में एक लड़के के सारे कपड़े और जूते उतरवा देता है और उसे जलती हुई रेत पर भगाता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से डेजर्ट टाउन से। यहाँ बेन नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड लाइना के साथ रहता है। बेन इस इलाके का लोकल गाइड है। बाहर से जो भी लोग इस खतरनाक डेजर्ट एरिया को देखने या हंटिंग के लिए आते हैं, बेन उन्हें रास्ता दिखाने का काम करता है। बेन को यह जगह बहुत पसंद थी। यहाँ की खामोशी, खुला डेजर्ट और यही गाइड वाला काम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन लैना अब सिटी जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी। वह चाहती थी कि बेन भी उसके साथ चले, मगर बेन डेजर्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लैना के जाने से पहले बेन उसे एक गन देता है और कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए इसे हमेशा पिलो के नीचे रखना। उस वक्त यह बात एक नॉर्मल सेफ्टी एडवाइस जैसी लगती है, लेकिन आगे चलकर यही गन बेन की जिंदगी बचाने वाली होती है। लैना शहर के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद बेन फिर से अपने काम में लग जाता है। तभी टाउन का शेरिफ उसे बुलाता है और बताता है कि लॉस एंजलिस से जॉन मेडिक नाम का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन आया है। उसे डेजर्ट के अंदर हंटिंग के लिए एक ऐसे गाइड की जरूरत है जिसे इस पूरे इलाके की अच्छी समझ हो। मेडिक कोई नॉर्मल टूरिस्ट नहीं था। उसके पास पैसा भी था, पावर भी थी और एटीट्यूड भी कुछ ज्यादा ही था। वह डिजर्ट में एंडेंजर्ड बिग हॉर्न शीप का शिकार करना चाहता था। ये जानवर आसानी से दिखाई नहीं देता और उसे ट्रैक करना भी मुश्किल होता है, इसलिए शेरिफ बेन को उसके साथ भेजना चाहता था। बेन पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिर्फ एक दिन के बदले उसे $8,000 मिलेंगे तो वह मान जाता है। उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। जब बेन पहली बार मेडिक से मिलता है तो उसे देखते ही समझ आ जाता है कि ये आदमी पैसे के दम पर सब कुछ खरीदने का आदी है। मेडिक के पास महंगी हाईटेक गाड़ी होती है, एक्सपेंसिव हंटिंग गियर होता है और उसका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे नियम कानून उसके लिए बने ही नहीं हैं। दोनों डिजर्ट के अंदर निकल जाते हैं। रास्ता लंबा होता है और शाम होते होते अंधेरा होने लगता है, इसलिए वे एक जगह कैंप लगाते हैं। रात को आग के पास बैठे हुए मेडिक बेन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। बेन बताता है कि लाइना सिटी चली गई है। वह चाहता तो उसके साथ जा सकता था, लेकिन यह डिजर्ट ही उसकी असली दुनिया है। इसी बातचीत में बेन अपने बचपन की एक दर्दनाक कहानी भी बताता है। जब बेन छोटा था तब वह अपने माता पिता के साथ इसी डिजर्ट में फंस गया था। उनके पिता की गाड़ी खराब हो गई थी और कई दिनों तक कोई मदद के लिए नहीं आया। धूप इतनी तेज थी कि उसकी माँ बार बार उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगाती रही ताकि उसकी स्किन धूप से जल न जाए। इसी वजह से बेन किसी तरह बच गया, लेकिन पानी की कमी से उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गए। बेन यह बात बताते हुए इमोशनल हो जाता है। मेडिक सुन तो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास असर नहीं दिखता। उसके लिए डिजर्ट बस एडवेंचर था, लेकिन बेन के लिए यही जगह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म भी थी। अगली सुबह दोनों हंटिंग के लिए निकलते हैं। बेन सावधानी से इलाके को ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन मेडिक बेचैन था। उसे बस जल्दी से शिकार चाहिए था। रास्ते में वह बिना सोचे समझे अपनी गन से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बेन तुरंत समझ जाता है कि मेडिक को असली हंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वह उससे पूछता है कि तुम्हें हंटिंग परमिट किसने दिया। मेडिक घमंड से जवाब देता है कि उसके पास परमिट नहीं है, लेकिन पैसा है और उसके हिसाब से पैसा ही सबसे बड़ा परमिट होता है। बेन उसे समझाता है कि बिना परमिट के हंटिंग इलीगल है, खासकर ऐसे जानवर की जो एंडेंजर्ड है। लेकिन मेडिक बात समझने के बजाय पैसे निकालकर बेन को दे देता है। बेन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसके सामने पैसा भी था और मजबूरी भी। थोड़ी देर बाद दोनों एक ऊंची चट्टान पर पहुंचते हैं। बेन दूरबीन से एरिया स्कैन कर रहा होता है, मगर उसे कहीं भी बिग हॉर्न शीप नजर नहीं आती। मेडिक बार बार इम्पेशेंट होकर उसे डिस्टर्ब करता रहता है। तभी मेडिक को दूर चट्टानों के बीच कुछ मूवमेंट दिखाई देती है। बेन कुछ कह पाता उससे पहले ही मेडिक गन उठाकर गोली चला देता है। गोली की आवाज पूरे डिजर्ट में गूंज जाती है। बेन चौंक जाता है क्योंकि उसने मेडिक को शूट करने के लिए कहा ही नहीं था। दोनों जल्दी से उस जगह की तरफ भागते हैं जहां मेडिक ने गोली चलाई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई जानवर नहीं था, वहां एक बूढ़ा आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसका नाम चार्ली था। चार्ली इसी इलाके में मिनरल्स ढूंढने का काम करता था। बेन घबरा जाता है और तुरंत चार्ली की हालत देखने बैठ जाता है। वह मेडिक से कहता है कि हमें अभी मदद बुलानी होगी, ये एक एक्सीडेंट था। अगर हम सच बता देंगे तो शायद मामला संभल सकता है। बेन फर्स्ट एड लेने के लिए गाड़ी की तरफ भागता है। इधर मेडिक अकेला खड़ा चार्ली को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसे समझ आ चुका था कि उससे बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, लेकिन मेडिक ऐसा आदमी नहीं था जो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। वह तुरंत अपने आदमी को कॉल करता है और पूरी बात बताता है। फोन पर उसे सलाह मिलती है कि अगर खुद को बचाना है तो इस एक्सीडेंट को ऐसा बना दो कि बेन भी इसमें फंसा हुआ लगे। मेडिक कुछ सेकंड सोचता है, फिर एक खतरनाक फैसला लेता है। वह बेन की गन उठाता है और चार्ली के शरीर में दूसरी गोली मार देता है।
गोली की आवाज सुनकर बेन वापस भागता हुआ आता है। वह देखता है कि चार्ली के शरीर में अब 2 गोलियां हैं। बेन गुस्से में मेडिक पर चिल्लाता है, लेकिन मेडिक बिल्कुल शांत रहता है। वह ठंडे दिमाग से कहता है कि अब ये सिर्फ मेरा क्राइम नहीं है। एक गोली मेरी गन से चली है और दूसरी तुम्हारी गन से। अगर सच बाहर गया तो पुलिस को यही लगेगा कि चार्ली की मौत में हम दोनों शामिल हैं। बेन अंदर तक हिल जाता है। उसे पता था कि उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन एविडेंस अब उसके खिलाफ भी जा सकता था। मेडिक इसी डर का फायदा उठाता है। वह बेन को लालच देता है कि अगर वह चुप रहा तो उसे हर साल $300,000 मिलेंगे। कुछ पल की कमजोरी में बेन उसकी बात मान लेता है। दोनों मिलकर चार्ली की बॉडी को वहीं रेत में दबा देते हैं। बेन चार्ली के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा था कि सच छुपाकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद दोनों गाड़ी के पास लौटते हैं। मेडिक ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह आराम से पानी से अपना मुंह धोता है और जरूरत से ज्यादा पानी वेस्ट करता है। बेन उसे देखता रह जाता है। इस डिजर्ट में पानी जिंदगी से भी कीमती था। बेन ने बचपन में पानी की कमी से अपने माता पिता को खोया था। मेडिक को पानी वेस्ट करते देखकर उसे समझ आ जाता है कि इस आदमी को न किसी की जिंदगी की कीमत पता है, न इस डिजर्ट की। बेन चुपचाप गाड़ी के पास जाता है। उसके बैग में एक छोटा इमरजेंसी डिवाइस होता है जिससे वह शेरिफ को मैसेज भेज सकता था। वह जल्दी जल्दी हेल्प मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन मैसेज पूरा सेंड होने से पहले ही मेडिक उसे देख लेता है। मेडिक तुरंत गन निकालकर बेन पर तान देता है। मेडिक गुस्से में कहता है कि हमारे बीच डील हुई थी और तुमने उसे तोड़ दिया। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वह इमरजेंसी डिवाइस उसके हाथ से छीनता है और अपने जूते के नीचे कुचलकर तोड़ देता है। अब बेन के पास हेल्प बुलाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी के बाद मेडिक अपना असली खेल शुरू करता है। वह गन पॉइंट पर बेन से कहता है कि अपने कपड़े और शूज उतारो। बेन पहले समझ ही नहीं पाता कि मेडिक करना क्या चाहता है। वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। मेडिक बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि अगर बेन सच में घर जाना चाहता है तो उसे ऐसे ही जाना होगा, बिना शूज, बिना कपड़ों और बिना पानी के। बेन जानता था कि अगर उसने मना किया तो मेडिक उसे वहीं गोली मार देगा। मजबूरी में वह अपने कपड़े और शूज उतार देता है। अब बेन तपते हुए डिजर्ट के बीच खड़ा था। रेत इतनी गर्म थी कि पैर रखते ही उसकी स्किन जलने लगती है। ऊपर सूरज आग बरसा रहा था और दूर दूर तक सिर्फ चट्टानें, सूखी जमीन और मौत जैसी खामोशी थी। मेडिक आराम से अपनी हाईटेक गाड़ी में बैठता है, एसी चालू करता है और बिनोक्यूलर्स और राइफल स्कोप से बेन को देखने लगता है। उसका प्लान साफ था। वह बेन को तुरंत मारना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि बेन गर्मी, प्यास और थकान से धीरे धीरे मर जाए। बेन दर्द सहते हुए आगे बढ़ता है। हर कदम उसके लिए सजा जैसा था। गर्म रेत उसके पैरों को जला रही थी, गला सूखने लगा था और ऊपर से मेडिक उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई हंटर घायल जानवर के गिरने का इंतजार करता है। कुछ दूर चलने के बाद बेन को एक पोल दिखाई देता है। वह उस पर लिखा नंबर पढ़ता है और आगे बढ़ता रहता है। मेडिक दूर से उसे देख रहा था और उसे यकीन था कि बेन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन बेन इस डेजर्ट को मेडिक से कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानता था। जब वह दूसरे पोल के पास पहुंचता है तो अचानक चट्टानों के बीच गायब हो जाता है। मेडिक तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वह अपनी गाड़ी लेकर तेजी से उसी तरफ जाता है, लेकिन बेन कहीं दिखाई नहीं देता। असल में बेन चट्टानों के बीच बनी एक हिडन जगह में घुस चुका था। यह चार्ली का छोटा बंकर था जहां वह डिजर्ट में काम करते समय जरूरत का सामान रखा करता था। अंदर जाते ही बेन सबसे पहले पानी ढूंढता है। उसे पानी मिल जाता है और वह जल्दी जल्दी पीने लगता है। उसकी सूखी हुई बॉडी में जैसे थोड़ी जान वापस आ जाती है। बंकर के अंदर खाने पीने का सामान, टूल्स और कई पुरानी फोटोज लगी होती हैं। बेन की नजर एक फोटो पर रुक जाती है। उस फोटो में वह खुद चार्ली के साथ था। बेन की आंखें भर आती हैं। चार्ली उसके लिए सिर्फ जान पहचान वाला आदमी नहीं था, फैमिली जैसा था। वह धीरे से फोटो देखता है और कहता है कि माफ करना चार्ली, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन इमोशनल होने का वक्त ज्यादा नहीं था। अचानक उसे बाहर से आवाज आती है। बेन समझ जाता है कि मेडिक उसी जगह पहुंच चुका है। वह जल्दी से बंकर में लगा एक मैप निकालकर अपने पास छुपा लेता है और अंधेरे हिस्से में चला जाता है। मेडिक अंदर आता है। वह चारों तरफ देखता है। उसे यकीन था कि बेन यही कहीं छुपा है, लेकिन बेन दिखाई नहीं देता। मेडिक ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वह बंकर के अंदर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाता है और तुरंत बाहर निकल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार ब्लास्ट होता है। पूरा बंकर धूल और मलबे में बदल जाता है। मेडिक बाहर खड़ा होकर टूटे हुए बंकर को देखता है और उसे लगता है कि बेन अंदर ही दबकर मर चुका होगा। लेकिन बेन की किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्लास्ट से कुछ पल पहले ही वह बंकर के दूसरे रास्ते से बाहर निकल चुका था। वह घायल था, कमजोर था, प्यासा था, लेकिन अभी भी जिंदा था। बेन चट्टानों के बीच से आगे बढ़ने लगता है। उसके हाथ में वही मैप था जो उसने बंकर से उठाया था।
शायद अब यही मैप उसे डिजर्ट में बचा सकता था। लेकिन कुछ ही देर बाद मेडेक फिर उसके सामने आ जाता है। मेडेक हैरान था कि बेन ब्लास्ट से भी बच गया। अब वह और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह बेन से कहता है कि अगर उसे घर जाना है तो चलता रहे, लेकिन इस बार अगर उसने छुपने या भागने की कोशिश की तो वह दूर से ही गोली मार देगा। उसके पास फिर से चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पैर जख्मी हो चुके थे, शरीर से ताकत खत्म हो रही थी। थोड़ी दूर आगे उसे वही जगह मिलती है जहां वह और चार्ली कभी आराम करने के लिए बैठा करते थे। वहां एक पुराना सोफा पड़ा था। बेन तुरंत सोफा का फोम निकालता है और उसे अपने पैरों में बांध लेता है। ये प्रॉपर शूज नहीं थे, लेकिन इस वक्त वही फोम उसके लिए जिंदगी और मौत के बीच की छोटी सी उम्मीद था। यह जगह ऐसी थी जहां से मेडेक उसे साफ नहीं देख सकता था। बेन इस मौके का फायदा उठाकर फिर चट्टानों के पीछे गायब हो जाता है। बेन मैप खोलता है। उस पर कुछ निशान बने हुए थे। देखने में वह किसी ट्रेजर मैप जैसा लग रहा था। वह मैप को फॉलो करता है और एक जगह पहुंचता है जहां जमीन पर क्रॉस का निशान बना होता है। बेन अपने हाथों से रेत खोदना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद उसे जमीन के अंदर एक छोटा बॉक्स मिलता है। वह बॉक्स खोलता है, लेकिन अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। उसमें एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल्स पड़े थे। बेन उन्हें अपने पास रख लेता है। मैप में दूसरा निशान भी बना होता है। बेन बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचता है। वह जमीन खोदता है और इस बार उसे एक बोतल मिलती है। बोतल के अंदर पानी था। बेन की आंखों में पहली बार उम्मीद आती है। वह जल्दी से बोतल खोलता है और पानी पीने ही वाला होता है कि तभी गोली चलती है। बुलेट सीधे बोतल को लगती है। बोतल उसके हाथ से छूटकर दूर गिरती है और सारा पानी रेत में फैल जाता है। बेन कुछ सेकंड तक उस पानी को देखता रह जाता है जो उसकी आंखों के सामने जमीन में समा रहा था। इस डिजर्ट में पानी से बड़ा कोई ट्रेजर नहीं था और मेडेक ने वही ट्रेजर उससे छीन लिया था। दूर अपनी गाड़ी में बैठा मेडेक आराम से ड्रिंक पी रहा था। मेडेक के लिए यह सब गेम बन चुका था। वह बेन को तुरंत मारने के बजाय उसे धीरे धीरे टूटते हुए देखना चाहता था। बेन फिर भी आगे बढ़ता है, लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। वह कभी चट्टान पकड़कर चलता, कभी रेत पर गिर जाता और फिर खुद को खींच कर उठाता। कुछ देर बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है। बेन खुले डिजर्ट में गिर जाता है। फिर अपनी गाड़ी लेकर उसके पास आता है। उसे लगता है कि आखिरकार बेन खत्म हो चुका है। मेडेक गाड़ी से उतरकर बेन के पास आता है। बेन जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा था। मेडेक कंफर्म करने के लिए उसके आसपास 2 गोलियां चलाता है। रेत उछलती है, गोली की आवाज पूरे डिजर्ट में गूंजती है, लेकिन बेन फिर भी नहीं हिलता। मेडेक को यकीन हो जाता है कि बेन मर चुका है। उसके चेहरे पर वही घमंडी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। मेडेक अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, बेन मरा नहीं था। वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। मेडेक के जाते ही बेन धीरे धीरे आंखें खोलता है। चट्टान के ऊपर एक गुफा जैसी जगह थी और बेन को लगता था कि वहां पानी मिल सकता है। वह मुश्किल से चढ़ाई शुरू करता है। हाथों से चट्टान पकड़ते पकड़ते उसकी उंगलियां छिल रही थीं। पैर पहले से जख्मी थे, लेकिन पानी की उम्मीद उसे ऊपर खींच रही थी। इधर मेडेक अपनी गाड़ी में बैठकर अपने आदमी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर चट्टान की तरफ जाती है और वह बेन को जिंदा देख लेता है। मेडेक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जिसे वह मरा हुआ समझकर छोड़ आया था, वह अभी भी भाग रहा था। वह तुरंत राइफल उठाता है और बेन पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। बुलेट्स बेन के आसपास की चट्टानों से टकराती हैं। वह किसी तरह खुद को बचाते हुए ऊपर चढ़ता रहता है। आखिरकार वह गुफा के अंदर पहुंच जाता है। बेन सबसे पहले पानी ढूंढता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी। गुफा में पानी नहीं था। इतनी तकलीफ सहकर वह सिर्फ पानी की उम्मीद में यहाँ तक आया था, लेकिन यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। बाहर मेडेक चिल्ला रहा था कि सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बेन कोई जवाब नहीं देता। उसे पता था कि दिन में बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा होगा, इसलिए वह गुफा के अंदर चुपचाप बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है। दिन की जानलेवा गर्मी अब रात की कड़ाके की ठंड में बदल जाती है। मेडेक ने अपनी गाड़ी की लाइट्स गुफा की तरफ कर रखी थी ताकि बेन बाहर निकले तो वह उसे तुरंत देख सके, लेकिन अब बेन भी डर के बजाय दिमाग से काम लेने लगा था। रात के अंधेरे में वह गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है। वह चुपचाप नीचे उतरता है और मेडेक की गाड़ी के पास पहुंच जाता है। मेडेक उस वक्त बाहर खड़ा होता है और उसका ध्यान कुछ पल के लिए हट जाता है। बेन इसी मौके का फायदा उठाकर गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है, लेकिन मेडेक जल्दी ही समझ जाता है कि बेन उसकी गाड़ी तक आया था। वह गुस्से में गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से पीछे ले जाता है। बेन उसी गाड़ी के नीचे छुपा हुआ था। गाड़ी पीछे हटते ही वह जल्दी से पत्थरों के पीछे लुढ़क कर अपनी जान बचाता है। मेडेक अब पूरी तरह कंट्रोल खो चुका था। वह बेन पर एक्सप्लोजिव फेंकता है। ब्लास्ट से बेन किसी तरह बच जाता है, लेकिन अब उसके पास भी एक मौका था।
उसके हाथ में वही स्लिंग शॉट था जो उसे ट्रेजर बॉक्स से मिला था। बेन एक मार्बल स्लिंग शॉट में लगाता है। मडेक उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। बेन सांस रोकता है, निशाना लगाता है और पूरी ताकत से मार्बल छोड़ देता है। मार्बल सीधा मडेक के सिर पर लगता है। झटका इतना तेज होता है कि मडेक वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। पहली बार इस पूरे खेल में शिकारी जमीन पर पड़ा था और शिकार उसके सामने खड़ा था। वह उसे रस्सियों से बांध देता है। सुबह होने तक मडेक को होश आता है तो वह खुद को गाड़ी के पीछे बंधा हुआ पाता है। बेन गाड़ी के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। बेन गाड़ी चलाकर सीधे शेरिफ स्टेशन पहुंचता है। शेरिफ उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। बेन उसे पूरी सच्चाई बता देता है। मडेक अभी भी अपनी अकड़ में था। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह अभी भी सोच रहा हो कि पैसे और कनेक्शन से वह इस सिचुएशन से भी निकल जाएगा। कुछ देर बाद मडेक शेरिफ से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। शेरिफ को लगता है कि मडेक अब कस्टडी में है, इसलिए बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन मडेक जैसा आदमी इतनी आसानी से सरेंडर करने वालों में से नहीं था। मडेक वॉशरूम की तरफ जाता है। कुछ ही देर बाद स्टेशन के बाहर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई देती है। बेन तुरंत बाहर भागता है। बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मडेक हेलीकॉप्टर में बैठ रहा था। वह आखिरी बार बेन की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर हवा में उठता है और मडेक सबके सामने वहां से भाग जाता है। बाद में पता चलता है कि मडेक के पास एक स्मार्ट वॉच थी। उसी वॉच से उसने अपने आदमी को सिग्नल भेज दिया था और हेलीकॉप्टर उसे लेने पहुंच गया। बेन समझ जाता है कि मडेक सिर्फ पैसे वाला आदमी नहीं था। उसके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग थे कि लॉ के हाथ से निकलना भी उसके लिए मुश्किल नहीं था। इस पूरे इंसिडेंट के बाद बेन अंदर से बदल चुका था। वह सिटी जाकर लाइना से मिलता है। लाइना उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है, लेकिन बेन उसे सब बताकर शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अब वह डिजर्ट वापस नहीं जाना चाहता। अब वह उसी के साथ रहकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगा। कुछ समय बाद दोनों नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगते हैं। एक रात बेन लेना के साथ सो रहा होता है। अचानक उसे एक भयानक सपना आता है। सपने में मडेक उसके सामने खड़ा होता है। उसके हाथ में गन होती है और वह बेन को शूट करने वाला होता है। बेन डर कर नींद से जाग जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर पसीने से भीगा था। लेना उसके पास सो रही थी। वह धीरे से फिर आंखें बंद करने की कोशिश करता है। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है, मडेक की आवाज। बेन की सांस जैसे एक पल के लिए रुक जाती है। वह आंखें खोलता है और देखता है कि मडेक सच में उसके सामने खड़ा है। उसके हाथ में गन है और चेहरे पर वही खतरनाक स्माइल। मडेक कहता है कि पिछली बार बेन डिजर्ट में बच गया था, लेकिन इस बार उसे बचाने कोई नहीं आएगा। बेन हिल भी नहीं पाता। मडेक गन सीधा उस पर तान देता है। उसे लगता है कि इस बार जीत उसी की होगी, लेकिन मडेक एक बात भूल चुका था। कहानी की शुरुआत में बेन ने लाइना को जो गन दी थी, लाइना आज भी उसे अपने पिलो के नीचे रखकर सोती थी। जैसे ही मडेक ट्रिगर दबाने वाला होता है, लाइना बिजली की तेजी से पिलो के नीचे से गन निकालती है और मडेक पर गोली चला देती है। गोली मडेक को लगती है और वह लड़खड़ा कर पीछे हटता है। बेन भी तुरंत अपनी गन उठाता है और मडेक पर गोली चला देता है। इस बार मडेक बच नहीं पाता। जिस आदमी ने पैसे, पावर और गन के दम पर सबको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसका अंत उसी घर में हो जाता है जहां वह आखिरी बार बेन को मारने आया था। बेन और लाइना कुछ पल तक वहीं खड़े रहते हैं। चार्ली का बदला भी पूरा हो गया था। इस तरह एक हंटिंग ट्रिप से शुरू हुई कहानी उस शिकारी के अंत पर खत्म होती है जो इंसानों को भी अपना शिकार समझने लगा था। हमारे साथ